हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल टॉपर बनो में। दोस्तों, आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का नोट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इस नोट्स को देख लीजिए और थोड़ा मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी क्या है, तो इसमें मैं आपको बता दूँ पहले कि इसमें हमें क्या चीज़ दिया गया है, इस चैप्टर में हमें क्या चीज़ दिया गया है। तो इसमें हमें दिया गया कि इंस्टीट्यूशन जो है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री में, वो किस तरह से काम करती हैं। अब इंस्टीट्यूशन क्या है ये आपको जानने के लिए चैप्टर जा पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो केवल इतना ही है कि लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर लेते हैं, तो वो कोई भी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाएगा? तो जो जी बिल्कुल ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि उसके साथ साथ जो इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, उसे एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम करना भी, इंस्टीट्यूशन के अंदर रहकर काम करना भी ज़रूरी है। उसी तरह कई सारे डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं, या फिर हमारा इंडिया जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे यहाँ जो 3 मेजर इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। 3 मेजर इंस्टीट्यूशन जो है वो है लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इंस्टीट्यूशन को इस तरह से समझ लग सकते हैं कि ये जो है ये काम को आसान बनाने के लिए कई भागों में एक गवर्नमेंट को बांटा गया है। अब देखिए इंस्टीट्यूशन कई तरह के होते हैं, जैसे कि जब जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो हम बात करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, संस्था समझ लीजिए कि जो काम करने वाली, मतलब कि अलग अलग जो काम करने के लिए अलग अलग भागों में बटी होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें बताया गया है, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वहीं अब हमारा चैप्टर जो है वो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे चैप्टर का है वो हाउ इज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन। इसमें हमें ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में बताया गया कि ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो गवर्नमेंट एक ऑर्डर लाती है 13 अगस्त 1990 को। किसके द्वारा आ जाता है? तो वो पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंजेंस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट के थ्रू लाया जाता है। और इस ऑर्डर में था क्या? तो उन सभी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों को 27% तक रिजर्वेशन देना चाहिए जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, यही इस ऑर्डर में था। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ जैसे मैं लिखा हूँ, अगर इस तरह से आप लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट वाज इन द ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। व्हाट वाज द ऑर्डर, एक्सप्लेन अबाउट ऑफिस मेमोरेंडम। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस ऑर्डर आपको लिखना है पूरा जैसे मैंने लिखा है कि दिस ऑर्डर अनाउंस 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SEBC के भी नाम से जाते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों को। और किस में रिजर्वेशन दिए जाने के लिए बात कहा गया था? तो गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने भी डाला है कि क्या यहाँ पर जैसे एक ऑर्डर पास हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर इसे जो ये ऑर्डर आपने देखा, इसे आज के समय में ये एक लॉ भी है। तो अब इसमें मैंने क्वेश्चन डाला है कि क्या एक लॉ बनाना इतना सिंपल है? तो जी बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए वहीं हमने मंडल कमीशन के बारे में भी लिखा है कि क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर आता है कि मंडल कमीशन क्या था, तो व्हाट वाज द मंडल कमीशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में भी हमने हमने पॉइंट में लिखा है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। तो इट वाज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ये मतलब कि जो दूसरा सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था 1779 में, 1979 में इसे बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल, और इसी की वजह से इसका नाम मंडल कमीशन भी बढ़ गया था। लेकिन इसका असल में नाम क्या था? तो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन BP मंडल के चेयरमैनशिप के अंदर में बनाया गया था, इसलिए इसे मंडल किस कमीशन इसका नाम रखा गया था। और किस लिए अपॉइंट किया गया था? तो इसे इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि कंट्री में जितने भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन सभी को सबसे पहले खोजा जाए, और उसके उनको मतलब कि आगे लाने के लिए, उन्हें मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स भी दे। तो क्या करती है जो कमीशन है वो अपना रिपोर्ट 1980 में देती है। तो देखिए 1979 में अपॉइंट हुआ था और 1980 में अपना रिपोर्ट देती है 1 साल बाद। उस रिपोर्ट में क्या था? तो उस रिपोर्ट में कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं। और जैसा कि कहा गया था कि एक रिकमेंडेशन भी दिया जाए, तो उसने एक रिकमेंडेशन भी दिया था। तो रिकमेंडेशन क्या था? तो वही था कि 27% तक का जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे कि उन्हें भी मौका मिले और वो भी आगे बढ़ सके। अब यही जो रिकमेंडेशन है यही आगे चल के लॉ बनाता है, जो अभी हमने ऑफिस मेमोरेंडम में बात की। तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब कि एक रिकमेंडेशन को ऐसे ही लॉ बन जाता है? एक रिकमेंडेशन लाया जाए उसे एक लॉ में बना दिया जाए तो इतना आसान है? तो जी बिल्कुल ही नहीं। इसके लिए भी कई सारी चीज़ें हुए थे। तो जैसे कि एक रिकमेंडेशन को लॉ बनने के लिए सबसे पहले उसे एक कह सकते हैं कि
पार्लियामेंट जो हमारी कंट्री का है, पार्लियामेंट का उसमें हामी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट उससे बिल्कुल ही तैयार होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री का जितने भी लॉ होते हैं वो पार्लियामेंट ही बनाती है। अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए लोकसभा का इलेक्शन जब 1989 में होता है, यहाँ पर डेट याद रखिए। उसके 9 साल बाद जब ये रिपोर्ट देती है 1980 में, तो उसके पूरे 9 साल बाद 1989 में 1989 में जब इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए इलेक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पर इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर वाला हो रहा है। याद रखिएगा, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। लोकसभा इलेक्शन में जनता दल पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी वो खड़ी होती है, ठीक है। तो जनता दल जब पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है, तो वो क्या कहती है कि वो लोगों से वादा करती है। जो देखिए मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। वो अपने घोषणा पत्र में कहती है कि यदि लोग उसे वोट देकर जिताते हैं, तो जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट है वो उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो देखिए अब आपको यहाँ से समझते रहना है। मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था ताकि उन सभी बैकवर्ड क्लास के लोगों को खोजा जाए और उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन दिया जाए। अब जब ये रिपोर्ट देती है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें कहा जाता है कि उन सभी लोगों को 27% तक का रिजर्वेशन दिया जाए। तो अभी देखिए इस पर कोई भी मतलब कि अभी केवल एक रिकमेंडेशन दिया गया था, अभी इस पर कोई भी लागू वगैरह नहीं हुआ था। तो इसके बाद जब ये इलेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये कहते हैं कि यदि लोग इन्हें वोट दें, तो अगर ये लोग इन्हें वोट देते हैं, तो ये अगर पावर में आते हैं, तो इस लॉ को इस रिकमेंडेशन को पावर में लाएंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो अब आप क्या लगता है, जितने लोग भी इससे प्रॉफिट होगा, जितने भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग कंट्री में थे, वो जाहिर सी बात है इन्हीं को देंगे, क्योंकि देखेंगे कि यहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जनता दल जीत जाती है और वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। वीपी सिंह को याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अब जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उन्हें अपना वादा पूरा करना था। तो वीपी सिंह क्या करते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम लाते हैं। अब यहाँ से रिलेट कीजिए जो हमने शुरू में पढ़ा था, ऑफिस मेमोरेंडम। तो यहाँ पर वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो 13 अगस्त 1990 को ऑफिस मेमोरेंडम लाते हैं और उस रिकमेंडेशन को लॉ बना देते हैं। अब आप सबको समझ में आया कि किस तरह एक रिकमेंडेशन पहले लाया गया, फिर उसे लॉ बना दिया गया। अब देखिए इसमें कई लोगों का रोल था। इस रिकमेंडेशन को मतलब कि इस रिकमेंडेशन को लॉ बनाने में बहुत लोगों का रोल था। सबसे पहला तो जिसने रिकमेंडेशन दिया, उसी से रिकमेंडेशन दिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस वाले जो के डिपार्टमेंट ने ये जो रिपोर्ट दिया था, उनका भी एक बहुत रोल है। प्राइम मिनिस्टर का रोल है। तो इसमें कई सारा जो रोल है वो बहुत ही लंबा चेन है, तो उसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए डिसीजन मेकर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरह से हर चीज़ को समझाया है। आप इस नोट्स को जरूर एक बार पढ़िएगा। तो द ऑफिसर वाज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन, जो इसमें इंस्ट्रक्शन मतलब कि लगाए गए थे, तो एक बहुत ही बड़ा लंबा चेन था इस डिसीजन को लेने में। जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कहाँ, यहाँ पर केवल हमें प्राइम मिनिस्टर का रोल देखा कि वीपी सिंह ने इसे इम्प्लीमेंट किया, लेकिन ये पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया। अब देखिए पार्लियामेंट में आपको बता दूं, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा का हाउस और राज्यसभा का हाउस। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा राज्यसभा, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज कल्मिनेशन ऑफ, जो ये ऑफिस मेमोरेंडम लाया गया था, इसमें बहुत लोगों का डिसीजन हुआ था। अब वो कैसे हुआ था, तो यहाँ पर बिल्कुल ही एकदम स्टेप बाय स्टेप यह दिया गया है। आप इसे याद कर सकते हैं, समझ लीजिए, अपने वर्ड्स में लिखिएगा। वैसे नोट्स आपके पास रहेगा तो हम जब चाहें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, क्वेश्चन इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस तरह से क्वेश्चन इस पर बहुत तरह से बन सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब हाउ द डिसीजन वाज टेकन ऑफिस मेमोरेंडम। तो क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं, तो आपका कंटेंट यही रहेगा। आप यहाँ से ऐसे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को कहा, इसके बारे में बताया, इस रिकमेंडेशन के बारे में बताया, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में बताया। क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे पहले आएंगे। प्रेसिडेंट जो है, देखिए लॉ कौन बनाएगा, लॉ हमेशा पार्लियामेंट ही बनाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट भी एक तरह से पार्लियामेंट के भाग हैं, लेकिन वो दोनों पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेस के भाग नहीं है। देखिए ये देखिए देखिए ये है पार्लियामेंट, मान लीजिए, ठीक है, ये पार्लियामेंट है। तो इसमें प्रेसिडेंट भी कहीं ना कहीं इसके भाग हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो दो हाउसेस हैं,
एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का, तो इसके भाग नहीं है, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये तीसरे भाग है इसके, ठीक है। तो देखिए पार्लियामेंट हमेशा लॉ बनाने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट सबसे पहले पार्लियामेंट को बताते हैं कि इस रिकमेंडेशन के बारे में, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में। उसके बाद यूनियन कैबिनेट, जो उनका कैबिनेट होता है, कैबिनेट क्या होता है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। इतना याद रखिए कि कैबिनेट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर हेल्ड करते हैं। तो कैबिनेट कुछ डिसीजंस लेती है, उसके मतलब कि इसे रिकमेंडेशन के ऊपर किसी हमें मतलब कि इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसके का क्या करना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप इस पर मतलब कि करिए, और इसी डिसीजन के बारे में पूरा इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रेस्ट जो उसके बाद जो आगे का काम होता है वो कौन करता है, पर्सनल ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट वाले करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या पर, यहाँ पर अच्छे से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में जितने भी मिनिस्टर थे वो इस पर डिसीजन लेते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उन लोगों को मतलब कि कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी अपना उसमें सहयोग करते हैं, और इससे ये पूरा की पूरा जो है लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये लॉ बन जाता है। और आप बचा कुचा काम जो है वो देखिए, जो ये रिकमेंडेशन दिया है उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें भी जो जिन्होंने इस ये रिकमेंडेशन को दिया था उसका भी एक बहुत ही बड़ा काम था। अब देखिए इस जब ये जो रिकमेंडेशन है जब ये लॉ बन जाता है तो उसके साथ उसके बाद बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं लोगों के बीच में। कन्फ्लिक्ट कैसा, तो यहाँ पर देखिए जो लोगों को इससे प्रॉफिट हो रहा था वो तो खुश थे, लेकिन जिन लोगों को इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा था वो इसके विरुद्ध थे। जैसे कि यहाँ पर कहा गया था कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोगों को 27% तक का रिजर्वेशन दिया जाए। इससे क्या हुआ कि जो जो इस कैटेगरी में आते थे, जो कि SC BC की कैटेगरी में आते थे वो तो खुश थे, लेकिन जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे वो सोचते थे कि हम अगर इतना मेहनत भी कर लेंगे तो क्या होगा अगर इन्हें रिजर्वेशन पहले से मिल जा रहा है। आज के समय में देखते हैं ना कि बहुत लोगों को मतलब कि जो SC हैं ST हैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिलता है, जिससे मतलब कि आसानी से हो जाते हैं। कहीं ये लोग केवल 60% लाएंगे उसी पे सिलेक्ट हो जाएंगे, वहीं कोई अगर जनरल का है वो 80% रहेगा तभी नहीं सेलेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मतलब कि इसे लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही हमारे खिलाफ हो रहा है, मतलब कि इसमें कोई भी इक्वलिटी नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये गवर्नमेंट के विरुद्ध खड़ा हो गया। इसे लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था, तो कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसे अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये सोच रहे होंगे कि अब ये कन्फ्लिक्ट कैसे दूर होगा, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट कैसे दूर होता है, तो इसमें रोल प्ले करती है जुडिशरी बोले तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन मेन इसमें है सुप्रीम कोर्ट। इसे भी हम एकदम बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अभी हमें एक एग्जाम्पल दे के बताया गया कि किस तरह से एक जो डिसीजन लिया जाता है एक लॉ बनाने का या कोई भी डिसीजन हो उसमें कौन कौन रोल प्ले करता है, ठीक है, कौन कौन अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखिए उसके बारे में, तो यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट हो गया, फिर पार्लियामेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और यहाँ पर जुडिशरी हो गया, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कन्फ्लिक्ट हुआ था ये किसके बीच में हुआ था, तो कन्फ्लिक्ट जो है लोगों के बीच में हो गया था। तो इसकी वजह से जुडिशरी जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना इंटरप्ले करती है, इसमें अपना रोल लाती है, और फिर ये कोर्ट में इस पर मुकदमा भी चलता है। तो किसके बीच में ये केस रहता है, तो इंडियन सेवे एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट है, और इंडिया सावने जो है ये मतलब कि लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए कि किसके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो यहाँ पर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया है। तो अब इसमें क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर सुनाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कह रही है वो सच में वैलिड है, और लेकिन उसमें देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मतलब कि बोला कि 27% तक का रिजर्वेशन होना चाहिए, तो ये सही तो है, लेकिन इसमें क्या कहता है कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया जाए, ठीक है, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया जाए, और जो लोग इस कैटेगरी में फॉल होते हुए भी जो अमीर लोग हैं थोड़े, जैसे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में जो है उसमें भी थोड़े कुछ अमीर लोग हैं, तो उन लोगों को ये जो है ये इसका मतलब कि फ़ायदा कर सकते हैं कि न दिया जाए। इसकी वजह से फिर से एक ओरिजिनल ऑर्डर आता है 1992 और उसे एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों का इंटरप्ले था, ठीक है, इसमें रोल था। तो एक उनके हिसाब से जो ऑफिस मेमोरेंडम था, तो उसके बाद जो है वो 8 सितंबर को 1993 को वो वो इसे एकदम बिल्कुल ही कह सकते हैं कि पूरा लॉ बन जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है इसे तो हम समझ गए कि ये एक इंस्टीट्यूशन है
अच्छे से काम हो रहा है। अब देखिए इंस्टीट्यूशन क्यों बना है, ठीक है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए अगर किसी कंट्री को चलाना है, ठीक है, किसी भी कंट्री को चलाना है तो उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे कि कंट्री का सिक्योरिटी, कंट्री के बच्चों के एजुकेशन के लिए, कंट्री में हेल्थ की सुरक्षा के लिए, और भी कई सारे फंक्शन एक गवर्नमेंट को परफॉर्म करना होता है। तो अब आप सोचिए अगर एक व्यक्ति होता है तो वो किस तरह से कर सकता है, ठीक है। वो बहुत ही उसे मतलब दिक्कत होगी। इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब कि अगर एक ही आदमी जो है वो काम करेगा तो वो बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बना दिए गए हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन क्या करेंगी कि कुछ इंस्टीट्यूशन लॉ बनाएंगे, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूशन लॉ बनाएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो डिसीजन लेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए कि जैसे कि कोई भी कंट्री उसमें कई सारे परफॉर्म होते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अगर हमें बढ़ते हुए समय के हिसाब से कुछ और भी चेंजेस चाहिए तो उसमें लॉ बनाना है, फिर कुछ डिसीजन लेना है, फिर कुछ न्याय करना है। तो इसके लिए अलग अलग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा काम हो जाएंगे, तो एक आदमी इस पर बहुत ही दिक्कत हो सकता है। इसकी वजह से हमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बांट दिए हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है तो वह पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या है कि पार्लियामेंट जो है, जो इंस्टीट्यूशन जो लॉ बनाने के लिए हमें ज़रूरत है तो उसे हम अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो वो काम करती है पार्लियामेंट। और कुछ इंस्टीट्यूशन का काम होता है कि डिसीजंस लें और उसे इम्प्लीमेंट करें, तो वो काम करती है प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए जो पार्लियामेंट ने डिसीजंस बनाए हैं, जो पार्लियामेंट में लॉ बनाए हैं, अब उसे कोई मतलब कि लागू करना भी तो उसके लिए ज़रूरी है। तो उसे लागू करने का काम कौन करता है, जो हमारी दूसरी इंस्टीट्यूशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और सिविल सर्वेंट आते हैं, वो लोग काम करते हैं। और कुछ लोगों का काम होता है कि डिस्प्यूट्स को हैंडल करना, जैसे कि अभी आपने देखा जो गवर्नमेंट में हुआ था तो उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो उसे सेटल करने के लिए भी तो किसी की ज़रूरत है। तो उसका वो काम करती है जो हमारे वो काम करने वाली जो हमारी इंस्टीट्यूशन है उसमें आती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हमारा 3 मेजर इंस्टीट्यूशन है, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पर देखिए जो लोग लॉ बनाते हैं उसे हम लेगिस्लेचर में कहते हैं, और जो लोग उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जो लोग उसे लागू करते हैं उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जो लोग कह सकते हैं कि उन लॉ का प्रोटेक्शन करते हैं उसे हम जुडिशरी कहते हैं। तो पार्लियामेंट हमारा लेगिस्लेचर है, प्राइम मिनिस्टर और उसके सिविल सर्वेंट जितने भी हैं ये एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशरी में आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर एक इंस्टीट्यूशन को चलाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी लगाने होंगे, ठीक है। कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी लगाने होंगे। तो क्या अब आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशन होना अच्छा है? क्या आपको इंस्टीट्यूशन, देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन काम करती है तो उसके लिए रूल्स चाहिए ही चाहिए, और जब रूल्स लगे हैं तो इसमें समय तो लगेगा ही, क्योंकि उसे रूल्स के हिसाब से ही काम करना होगा। तो उसमें कोई भी डिसीजन लेने में या कोई भी काम करने में उसे समय लगेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो ये इंस्टीट्यूशन है ये रहना मतलब कि अच्छा होगा? तो जी बिल्कुल ही होगा, क्योंकि देखिए अगर जब तक कोई भी चीज़ में अच्छे से डिस्कशन, कोई भी डिसीजन जो है वो अगर कई लोगों के बीच में ना हो, कई लोगों के बीच में ना हो, तो डिसीजन एक अच्छा नहीं डिसीजन कहा जाएगा, ठीक है। आपको सोचना चाहिए कि अगर एक आदमी ही सारे डिसीजन को ले ले तो वो उतना इफेक्टिव डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए और वो जो है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ भी होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा चीज़ है जिसमें पीपुल का चले, ठीक है, जिसमें लोगों का चले। अगर एक आदमी ले लेगा तो उसे दूसरों का परवाह नहीं रहेगा, ठीक है, दूसरों को नहीं रहेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपना ही केवल डिसीजन लेता रहेगा, अपना मनमानी कहेगा, इससे कम कह सकते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का जो मतलब कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का कोई अर्थ ही नहीं जाएगा, ठीक है। और एक इंस्टीट्यूशन जो है एक अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है डिस्कशन का, ठीक है, बहुत ही डिस्कशन का। देखिए इसीलिए डिस्कशन जब होंगे, और जब आपको पता ही है कि आप इतने पहले से ही 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं सिविक्स में, तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि अगर जितना ज़्यादा डिस्कशन जिस टॉपिक पे होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्वालिटी है, जो उस डिसीजन का क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन का है वो होना भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि अब हम देखेंगे हमारा जो है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारा पार्लियामेंट था तो हम जो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन अभी हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो हमारा की लॉ बनाती है, तो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मैं आपको बता दूं इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसका रोल क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपने अगर आप इस मोमेंटम से रिलेट करें तो आप उसका पाएंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। किस तरह से, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही तो उसे लॉ बनाया है, ठीक है। पार्लियामेंट ने ही तो उस रिकमेंडेशन को लॉ बनाया है, ठीक है। तो उस रिकमेंडेशन को लॉ बनाने का काम वही किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ में हमने तो उसमें तो कोई हमने उसका रोल देखा नहीं, पार्लियामेंट में डायरेक्ट कोई रोल तो दिखा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट उस लॉ के जो रिकमेंडेशन के लिए जो डिबेट डिस्कशन हुआ था वो पार्लियामेंट में ही हुआ था, ठीक है। पार्लियामेंट में ही हुआ था। अब एक क्वेश्चन आपके में दिया है कि वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, उसके लिए कई सारे पॉइंट्स हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से देखना है और ये पॉइंट्स आप लिखते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स कटेगा भी नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा अच्छा से इसे एडजस्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें मैं बता भी दे रहा हूँ कि इस पॉइंट्स में क्या लिखे गए हैं। तो सबसे पहला देखिए कि यदि हमें गवर्नमेंट चलाना है तो देखिए पार्लियामेंट का हमें ज़रूरत क्यों है। तो पार्लियामेंट का हमें इसलिए ज़रूरत है, अगर आप इसे रिलेट करें कि चैप्टर 1 से, तो उसमें हमने क्या देखा था कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वही है, मतलब कि जो पूरा डेमोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है मतलब कि जिसमें लोगों को लोग डिसीजन लें, ठीक है। तो अब लोगों के पास इतना समय तो है नहीं कि बार बार आएंगे सरकार के हर डिसीजन में आएंगे और वो अपना इंटरप्ले बताएंगे कि हमें ये है, हमें ये चाहिए और आपको ये चाहिए, या किसी को इतना समय भी नहीं है कि उस सभी लोगों के बुलाकर पूछेगा, हाथ खड़ा करके पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। और उसके बावजूद हमारे कंट्री में ऐसा कोई जगह भी नहीं है कि जहाँ पर पूरे कंट्री के लोग एक ही साथ इकट्ठा हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, इसके लिए हमें पड़ता है कि अगर हम इसका एक समाधान है, यदि कि जो पूरे लोग हैं, मान लीजिए सारे लोग हैं जितने भी कंट्री में, मान लीजिए इतने लोग हैं, ठीक है, इतने लोग हैं, इतने ही नहीं होंगे लेकिन मान लीजिए इतने लोग हैं। तो इसका समाधान क्या है कि अगर इन्हीं में से कुछ लोग मिलकर अपने में से कुछ लोग को चुन लेते हैं और इनके इनके जगह पर ये डिसीजन लें, तो इससे टाइम भी बच जाएगा, बार बार इन लोगों को आना नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कहाँ पर जाते हैं, ये पार्लियामेंट में जाते हैं, ठीक है। ये पार्लियामेंट ही बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब नेशनल असेंबली जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे कंट्री का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नेशनल असेंबली है उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और स्टेट लेवल पे इसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या फिर लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना। अभी तो हमने देखा कि क्या चीज़ इसमें कहानी था, यहाँ से जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको लिखिएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी की तरह काम करती है हमारे कंट्री में लॉ के बनाने के लिए। कोई भी लॉ बनाना है तो बिना पार्लियामेंट के परमिशन का नहीं बनेगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। पार्लियामेंट ही लॉज को बना सकता है, पहले से जो लॉ है उसे चेंज कर सकता है या फिर उसे ख़त्म कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है। और कई सारे लॉ जो हैं वो केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट पर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के काम करने पर एक कंट्रोल लगाए रहती है, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया था कि ताकि गवर्नमेंट के पावर पर कंट्रोल किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता कौन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट के ही लोग होते हैं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस लाना है, जो भी मतलब सुधार करना है, वो सारा कुछ पार्लियामेंट ही करती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट, और देखिए एक और भी चीज़ है कि पार्लियामेंट किस तरह से गवर्नमेंट पर कंट्रोल करती है, ठीक है। ये तो था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किस तरह से गवर्नमेंट पे कंट्रोल करती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट को पूरा चलाती है। अब देखिए इसे समझने के लिए बहुत ही आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए गवर्नमेंट केवल वही बना सकता है, हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट केवल वही बना सकता है जिससे कि पार्लियामेंट की मेजोरिटी हो, पार्लियामेंट में मेजोरिटी हो। मेजोरिटी की मतलब कि मेजोरिटी बोले तो 2/3 बहुमत हो, ठीक है। कोई पूछता है कि कोई भी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्लियामेंट की कितनी मेजोरिटी चाहिए, तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। और एक चीज़ क्या है कि पार्लियामेंट में 545 सीटें होती है, 545 सीटें होती है टोटल, 547 सीटें होती हैं। तो अगर 2/3 की बात करें तो 272 सीट जो है, अगर कोई उसके उस व्यक्ति की अगर
उस व्यक्ति की तरफ हैं तो वो गवर्नमेंट बना सकता है, ठीक है। और उसके बाद भी कई सारे पॉइंट्स हैं कि पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट के मतलब कि कह सकते हैं कि उस पर गवर्नमेंट के पास जितना भी मनी है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जितना भी हमारे कंट्री में जितना भी पैसा है उन सभी का जो है लिस्ट वो है, या कहें कि जो भी उस पर कंट्रोल है वो पार्लियामेंट ही रखती है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है किसी भी डिसीजन करना होगा, कोई भी डिबेट डिस्कशन होगा तो पार्लियामेंट में ही होगा। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, उसके बारे में जानते हैं। हाउसेस को, पार्लियामेंट के हाउसेस को हम चैम्बर भी कहते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वो पीपुल का हाउस कहा जाता है, और लोकसभा जो है ये डायरेक्टली पीपुल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। लोग इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट चुन के भेजते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो इसमें डायरेक्टली जो इलेक्शन होता है वो लोग नहीं चुनते हैं, ठीक है, पीपुल नहीं चुनते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसमें पीपुल नहीं चुनते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि अब इसमें कौन चुनता है, तो जो लोग पीपुल के द्वारा चुने होते हैं वो लोग चुनते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए ये लोग हैं पीपुल, ये सारे पीपुल हैं। तो लोकसभा में क्या होता है कि ये डायरेक्ट इलेक्शन करके इसमें इलेक्टर को भेजते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि ये लोग कुछ लोगों को चुनते हैं, और ये जो लोग हैं ये लोग चुनते हैं इसमें इसके मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। लोकसभा जो है वो एक पीपुल के बिहाफ पर रियल पावर इंजॉय करता है, रियल पावर एक्सरसाइज करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पीपुल से इलेक्ट हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। और ये जो है ये इसे स्टेट के लिए कुछ स्पेशल फंक्शन भी दिए गए हैं। अब देखिए इन दोनों हाउसेस के बजाय पार्लियामेंट का एक और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, तो प्रेसिडेंट न ही लोकसभा का भाग है न ही राज्यसभा का भाग है, लेकिन ये पार्लियामेंट का भाग है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का इसलिए ज़रूरत है कि कोई भी लॉ बनाना है तो उसमें भी इसका ज़रूरत है। अभी हम आगे देखेंगे कि है कैसे होगा। तो आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, और वैसे भी ये नोट्स में मैंने लिखा है तो आप लिख ही लेंगे। तो आपने क्वेश्चन दिखा गया कि आपके किताब में कि जो ये 2 हाउसेस हैं उसमें कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, कितने लोग इलेक्ट होकर जाते हैं, और ये उनके टाइम पीरियड कितना होता है, ये टाइम पीरियड कितना होता है, और इसमें से क्या कोई ऐसा भी हाउस है जो कि परमानेंट हो, और कोई ऐसा भी है कि मतलब कि वो डिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो लोकसभा में 545 टोटल सीटें होती हैं, और राज्यसभा में 245 टोटल सीट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सरकार के द्वारा, सरकार जो है लोकसभा में क्या होता है कि जो लोग हैं वो डायरेक्ट पीपुल से इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा में नहीं होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कैसे। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो 5 साल तक रहते हैं, वहीं इसमें 6 साल तक रहते हैं। लोकसभा जो है वो एक टाइम इंटरवल के बाद डिजॉल्व भी हो जाता है, लेकिन राज्यसभा जो है वो हम कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये परमानेंट है, मतलब कि क्या ये कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वही है कि लोकसभा और राज्यसभा में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल होता है। तो राज्यसभा को हम अपर चैम्बर और लोकसभा को हम लोअर चैम्बर कहते हैं। तो इससे कई लोग सोचते हैं कि राज्यसभा जो है वो और ज़्यादा पावरफुल है, तो इससे ये मतलब नहीं है, क्योंकि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर वही पॉइंट्स हमने लिखा है। यहाँ पर देखिए लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर देन राज्यसभा। तो आप पूछेंगे कैसे, तो ये क्वेश्चन इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उसे देख लीजिएगा एक बार, और नोट डाउन भी कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए जब कोई भी ज्वाइंट सेशन होता है तो उस समय लोकसभा का ही जो डिसीजन होता है वो ज़्यादा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर हैं, और आपको पता है कि जिस तरफ मेजोरिटी ज़्यादा होती है उसी का ज़्यादा सुना जाता है, ठीक है। लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद क्या है, लोकसभा जो है वो मनी मैटर में भी, पैसों की बात करें तो लोकसभा मनी मैटर्स में भी राज्यसभा से ऊपर है, क्योंकि लोकसभा के पास जो लोकसभा अगर कोई बिल पास कर देता है तो राज्यसभा उसे ठुकरा नहीं सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कंट्रोल करता है और प्राइम मिनिस्टर को भी कंट्रोल करता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा की मेजोरिटी ज़्यादा है, पार्लियामेंट में उसके मेंबर्स ज़्यादा हैं। अगर ये चाहे, लोकसभा केवल चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को बदल सकता है, अगर राज्यसभा नहीं चाहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के रहने के लिए क्या चीज़ चाहिए कि पार्लियामेंट में उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए, और पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है, लोकसभा की। तो लोकसभा जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे कंट्रोल किया रहता है, ठीक है।
यहाँ पर आप ये जो पॉइंट्स हैं इसे और भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारा जो है नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है कि जो लोग लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। और इसे आप ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी से जब रिलेट करेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि पार्लियामेंट के बाद जो एग्जीक्यूट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही थे, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो मतलब कि देखिए एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कि पीपुल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव पीपुल के द्वारा नहीं इलेक्ट होते हैं, वो मेरिट बेस पे इलेक्ट होते हैं, ठीक है, मेरिट बेस पे इलेक्ट होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को एक निश्चित समय के बाद उन्हें अपना कुर्सी छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कभी भी वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। परमानेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में एग्जांपल देखें तो जैसे कि पीएम, सीएम, ठीक है, इनका एक निश्चित समय इलेक्शन होगा तब ये जीतेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट इलेक्शन आएगा ये अपनी कुर्सी सट जाएंगे। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जैसे आईएएस, आईपीएस, तो ये कभी भी हटेंगे नहीं अपने पोजीशन से, जब तक इनकी नौकरी 60 साल तक है या जब तक है तब तक ये परमानेंट रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, अब इसमें भी देखा होगा, देखिए, और देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावरफुल क्यों होती है। क्योंकि अगर सही मायने में देखें तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, जो नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। कभी आपने देखा है कि कोई पीएम, सीएम जो है किसी आईएएस, आईपीएस से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर समय कोई आईएएस, आईपीएस ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पॉइंट्स लिखा है, आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको हिंदी में डायरेक्ट बोलते जा रहा हूँ, जब तक आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है कि डेमोक्रेसी में पीपुल का माना जाए, ना कि किसी दूसरे का माना जाए। तो पीपुल के द्वारा इलेक्ट होके गया कौन है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ही ना ज़्यादा चलेगा, क्योंकि अगर जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, उन लोगों को अगर हम ज़्यादा पावरफुल बना दें तो वो क्या करेंगे, उन्हें लगेगा कि हम तो अपने मेहनत से, अपने मेहनत की बदौलत किए हैं, तो वो उतना पीपुल के कह सकते हैं कि हित में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इन्हें ज़्यादा पावरफुल किया गया है, ठीक है। और देखिए मिनिस्टर भी ज़्यादा मेन पावर जो है वही हैंडल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़िएगा इसे। मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहाँ पर आप देख लीजिए, कई सारे पॉइंट्स दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि हमारे कंट्री का एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है पीपुल के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि लगता है तुम गलत पढ़ा रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि हम तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली वोट नहीं देता है। हाँ, हो सकता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो आ रहा है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के लीडर प्राइम मिनिस्टर खुद है तो वो उसे डायरेक्ट वोट दे देगा, लेकिन सभी लोग प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये पॉसिबल है। तो देखिए, आप वोट किसे देते हैं, तो आप वोट देते हैं लोकसभा के मेंबर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपने ये जो चैप्टर हमारा था, जो हमारा थर्ड चैप्टर था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होते हैं, जिसमें आपने बहुत ही अच्छे तरह से समझा भी होगा। तो जो आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उसमें एमपी भी जो होगा वो इलेक्ट होकर जब जाएगा तो पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है। अब कई सारे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो कई जगह से, कई कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्ट होकर आए होंगे, वो सारे पार्लियामेंट में बैठेंगे और वो फिर डिस्कस करेंगे, वो फिर डिसाइड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया जाए, समझे ना। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कैसे अपॉइंट किया जाता है? सबसे पहले जो पार्लियामेंट जो है
पार्लियामेंट, देखिए प्रेसिडेंट भी पूरा का पूरा पार्लियामेंट के ही चारों तरफ घूमती है, पार्लियामेंट के ही इशारे पे चलती है, ठीक है। पार्लियामेंट के इशारे पे पूरा चलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें पार्लियामेंट और जुडिशरी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे किस तरह से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है जब जब वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे सभी, जब पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं वो अब डिस्कस कर लेंगे कि किसे पार्लियामेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो उसके बाद उसे प्रेसिडेंट जो है उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। और देखिए ये प्राइम मिनिस्टर बनता कौन है, तो जो पार्लियामेंट में मेजोरिटी पा लेता है, जो लोकसभा में मेजोरिटी पा लेता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब देखिए इसमें कई बार कोलिजन पार्टी भी आ जाती है। कोलिजन पार्टी क्या होता है, जब देखिए कई सारे पार्टी, जब एक पार्टी मेजोरिटी नहीं गेन कर पाती है तो उससे क्या होता है, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाती है। मेजोरिटी कितना होता है, 2/3, मैंने आपको बताया था 272 सीटें, ठीक है। 272 सीटें अगर या उससे प्लस होनी चाहिए। अगर उतना कोई नहीं मतलब कि गेन कर पाता है तो क्या होता है कि कोलिजन बनता है, कोलिजन पार्टी बनती है। कोलिजन पार्टी मतलब दो से अधिक पार्टी जो है वो एक साथ हो जाती हैं। अब क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पार्टी साथ हो जाएंगी तो वो जितनी सीटें जीतनी होंगी इनकी सीटें को मिलाकर उससे जब पार होता है तो वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो उसको उन्हें प्राइम मिनिस्टर उन दोनों में से डिसाइड किया जाता है। वो दोनों कोलिजन पार्टी डिसाइड करेंगे कि किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो उससे क्या होगा, उसे प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये बहुत ही लंबे समय तक लीडर भी मेजोरिटी मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें अब बना रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट दिया गया है, मैंने आपको लिस्ट दी है कि इंडिया के कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनका टाइम पीरियड क्या था। तो यहाँ पर आप एक बार इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको लाइन से पढ़ते चला जा रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले थे, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा दोबारा हुए, फिर इंदिरा गांधी, फिर मुराज देसाई, फिर चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी फिर से दोबारा हुई, राजीव गांधी उनके बाद, फिर विश्वनाथ प्रताप, फिर उसके बाद चंद्रशेखर, उसके बाद पीवी नरसिम्हा, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद एचडी देवे गौंडा, उसके बाद इंदर कुमार गुजराल, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद मनमोहन सिंह, सॉरी, उसके बाद नरेंद्र मोदी अभी भी चल रहे हैं। अब यहाँ पर डेट याद रखिएगा, डेट इतना उससे कोई पूछता नहीं है। आपने जब देखा होगा कि ये वैसे कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपको ऐसे भी पता होगा। मैं उससे ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, वैसे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर आते हैं, तो इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मीटिंग का चेयर होता है, कह सकते हैं कि हेड होता है। कैबिनेट मीटिंग क्या होता है, तो कैबिनेट मीटिंग में ही सारे मिनिस्टर होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं सारे कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। आल मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की, जितने भी सारे हमारे कंट्री में मिनिस्टर होते हैं वो सभी प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए पार्लियामेंट में क्या है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में एमपी है और एमपी का जो मेजोरिटी गेन कर लेगा, समझ लीजिए कि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एमपी का मेजोरिटी कौन गेन किया है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अब पार्लियामेंट के भी हेड हो गए हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर, तो सब कुछ यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन देखिए हाँ एक चीज़ और है कि जब कोलिजन पार्टी बनती है तो उस समय पार्लियामेंट का कह सकते हैं कि जो पावर है वो सीमित रहती है, ठीक है। क्यों सीमित रहती है, क्योंकि देखिए जब बिना कोलिजन पार्टी के जब प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है तो उस समय वो उसी की केवल पार्टी का कह सकते हैं कि मेजोरिटी होता है। लेकिन जब कोलिजन पार्टी बनता है तो दूसरे पार्टी के लोग भी कहेंगे कि हमारा बात मानिए, नहीं तो हम तुरंत मेजोरिटी हटा देंगे। और जैसे ही मेजोरिटी हटेगा वो प्राइम मिनिस्टर अपने पोजीशन से हट जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उसके पोजीशन से हटा सकती है। ये याद रखिएगा, पार्लियामेंट जब चाहे कभी भी, क्योंकि पार्लियामेंट का जिसे मेजोरिटी रहेगा वही गवर्नमेंट को बना सकता है। और जैसे ही पार्लियामेंट की मेजोरिटी हटी वो तुरंत गवर्नमेंट हट जाएगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देख लीजिए क्या क्या चीज़ है। काउंसिल मिनिस्टर के बारे में बताया गया है यहाँ पर। काउंसिल मिनिस्टर के बारे में भी देख लीजिए कि काउंसिल मिनिस्टर क्या होते हैं। काउंसिल मिनिस्टर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी काउंसिल मिनिस्टर बन सकते हैं। जो लोग पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो भी काउंसिल मिनिस्टर बन सकते हैं, और जो लोग नहीं हैं वो भी बन सकते हैं, ठीक है। काउंसिल मिनिस्टर कौन होता है, जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में काम करते हैं और प्राइम मिनिस्टर ही उन्हें अपॉइंट भी करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं मतलब कि देखिए इसमें मेन अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट
किसके कहने पर अपॉइंट करते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं। ठीक है, देखिए जितना भी अपॉइंट करते हैं वो प्राइम प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन कहने पे किसके, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करते हैं, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो। अब देखिए और भी याद रखिए, लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बन सकता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट का ज़्यादातर मेंबर ही बनते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है वो भी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना मेजोरिटी जो है वो पार्लियामेंट में 6 महीने के अंदर ही शो करनी होती है। ठीक है, तभी वो फिर से रहेंगे, नहीं तो मिनिस्टर के पद से हट जाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये लगभग 60 से 80 मिनिस्टर्स इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इन तीनों के बारे में आप देख लीजिए। तो जो टॉप लेवल के मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं, और यही जो है ये लगभग 20 मिनिस्टर इसमें आते हैं। और लेकिन इस समय जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो प्रेजेंट टाइम में जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसमें 30 मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन होता है, तो आप जो बार बार सर आपसे पूछते रहते हैं ना, जो आपके सर बार बार पूछते रहते हैं कि बताओ शिक्षा मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है, या ये शिक्षा मंत्री, उसके बाद जैसे डिफेंस मिनिस्टर, तो ये जो मिनिस्टर है ना ये इसी कैबिनेट मिनिस्टर में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये इससे कम पावरफुल होते हैं, और ये इन्हें कभी कभी ही लाया जाता है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि स्टेट के लिए अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब था, और यहाँ पर देख लीजिए, इसे आप नोट्स को अच्छे से थोड़ा सा पढ़िएगा एक बार। और मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी टाइम मतलब कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में भी बता देता हूँ। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ याद रखेगा, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसी की चलेगी जो पार्लियामेंट में, बार बार बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट का जो मेजोरिटी लिया होगा, और मेजोरिटी किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट मतलब कि देश का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और देखिए हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसका पावर एक तरह से रिलेट कर सकते हैं ब्रिटेन की रानी के साथ। ब्रिटेन की रानी जिस तरह से वहाँ पर है उसी तरह से हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बावजूद भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नहीं डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं, उसी तरह प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं। आप सोच रहे होंगे तो कैसे होते हैं, तो इन्हें इलेक्ट करते हैं एमपी और एमएलए। और एमपी और एमएलए कहाँ होते हैं, तो देखिए एमएलए यहाँ पर, एमपी तो आपको पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए क्या होते हैं, जो विधानसभा में होते हैं। विधानसभा अब आया, देखिए लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा जो आपने, जो हमारा 3 चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें पढ़ा होगा विधानसभा स्टेट लेवल पे जो होते हैं, तो ये लोग प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रेसिडेंट चूज कैसे होते हैं, तो जिन्हें मेजोरिटी मिलती है इनमें भी, इसमें भी जिन्हें मेजोरिटी मिलती है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो भी काम होगा कंट्री में, जो भी काम होगा वो पूरा प्रेसिडेंट के ही नाम से होगा, लेकिन करेगा कौन, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ऑल गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट के करते नहीं है, प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। ठीक है, लेकिन करता है मतलब कि कई लोग करते हैं, सही। ठीक है, और जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट हैं वो जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। जैसे कि मेजर अपॉइंटमेंट, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और कौन है प्रेजेंट टाइम में वो भी जानेंगे। जितने भी जज होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन जो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा, एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, मतलब कि किसी दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है, क्या होता है। जैसे आपने पहले समय में पिक्चर देखा होगा, मूवी, जैसे कि महाराजाओं वाले रहता है तो राजदूत रखे रहते हैं, तो उस तरह का। तो समझ गए ना, जितना भी मतलब कि अपॉइंटमेंट वाला कार्य है वो सारा प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन करते किसके बल हैं, तो जो इन्हें इलेक्ट करता है उसी के काम पर करते हैं। देखिए जो भी जिसके द्वारा इलेक्ट होता है उसी के बल पर करता है, उसी के मतलब कि कहने पर करता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्स के मेजोरिटी की वजह से इलेक्ट होकर बनते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर के ही रूल को मतलब कि जानते हैं। लोकसभा में जितने भी उनके मेजोरिटी जो लिए हैं उसी के कहने पर करेंगे, और प्रेसिडेंट भी उसी तरह से करते हैं। प्रेसिडेंट के ही जितने भी एग्रीमेंट वगैरह हैं कंट्री के, वो सारे जो हैं वो यही करेंगे। और प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर को भी कह सकते हैं कि अपॉइंट करते हैं, और उसके बिहाफ पर कई सारे पावर्स भी उनके पास हैं। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाँ देखिए उसके प्रेसिडेंट के बाद ये भी पावर है कि कोई अगर डिसीजन किसी पार्लियामेंट में लिया है तो अपना सहमति दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए उससे पूछ भी सकते हैं कि आप इसमें से क्या क्या मतलब कि इसमें क्या आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, इसमें आप उनका पूरा का पूरा हक है, ठीक है। ये उनका पावर है, हक नहीं का पावर है उनका, राइट मतलब कि वो अलग चीज़ है, ये पावर इनका है, समझ लीजिए। तो ये था प्रेसिडेंट का पावर, ठीक है। इसमें कुछ आप और भी पॉइंट्स है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और देखिए इसके आगे हम बात करते हैं जुडिशरी की, ठीक है। तो जुडिशरी क्या है, तो जुडिशरी को अगर ऑफिस मेमोरेंडम से लिंक करें तो आप डायरेक्ट इसका रोल देखे होंगे कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उन समय में तो वो इसी ने सॉल्व किया था, ठीक है। तो क्या हो अगर जुडिशरी ना होती तो क्या होता, लोग इसी में अपने झगड़े करते रहते हैं और बहुत लोग मारे जाते हैं, तो यही ना होता। तो इसीलिए जुडिशरी का होना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो कुछ तरह से पिरामिड की तरह है, ठीक है। जो सबसे टॉप पर है वो है सुप्रीम कोर्ट और इसका सबसे ज़्यादा पावर है। उसके नीचे है जो स्टेट लेवल पे, देखिए सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही है पूरे कंट्री में, केवल सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरे इंटायर नेशन का रूल मतलब कि होता है। और हाई कोर्ट जितने भी स्टेट है वहाँ पर है और कई सारे स्टेट हैं वहाँ पर नहीं है, तो उसका कारण आप खुद से सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये आपका गूगल होमवर्क दे रहा हूँ। और उसके बाद ये स्टेट लेवल पे होते हैं और उससे नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जुडिशरी जो है वो डिस्प्यूट्स को मतलब सॉल्व करती है। किस किस तरह के डिस्प्यूट्स, तो दो सिटीजन के कंट्री के दो सिटीजन के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे भी सॉल्व करती है। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसे भी सॉल्व करती है। जैसे कि अभी ऑफिस मेमोरेंडम वाला था वो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में ही डिस्प्यूट था। और कोई दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है जैसे कि कावेरी वाला, तो उसमें कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के बीच में हमेशा पानी का विवाद चलता रहता है कि कावेरी नदी का पानी कौन यूज़ करेगा, तो उसमें झगड़ा होता रहता है। तो इसे जुडिशरी ने ही सॉल्व किया था। और फिर गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे भी यही सॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्रिमिनल केसेस होता है तो उसे भी यही सॉल्व करता है, सब कुछ हैंडल यही करता है। और हमारे इंडिया का जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि उस पर ना ही पार्लियामेंट का हक है, ना ही प्रेसिडेंट का, ना प्राइम मिनिस्टर, किसी पर भी इसका मतलब कि कह सकते हैं कि इसके बल पे नहीं चलता है। वो बिल्कुल ही अलग है, इन सभी से अलग है, इस पर किसी का भी रोल नहीं है। अब किस तरह से आप मतलब कि देखिए, और चीफ जस्टिस हमने बताया था, तो चीफ जस्टिस कौन होता है, तो चीफ जस्टिस हम उसे बनाते हैं जो जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उस जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है जो कि सीनियर होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि एज के बेसिस पे सीनियर नहीं देखा जाता है, वो काम कैसा कर रहा है उसके बेसिस पे सीनियर देखा जाता है। और प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन, ठीक है। एन.वी. रमन हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस जो है वो है एन.वी. रमन। यहाँ पर एक बार नोट्स में आपको जहाँ तक थोड़ा जल्द फास्ट मोड में जैसे जैसे मैंने स्क्रॉल करते लाया वहाँ पर आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो ये था पूरा नोट्स, आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे भी मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें लिखा है जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने आपको बताया था ना 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उनका पूरा का पूरा लिस्ट है। आप यहाँ पर इसे पढ़िएगा ज़रूर और इस नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, चलिए धन्यवाद।